जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा पहले की तरह, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आप लोगों के लिए टाइम टाइम पर। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। एमएससीपी मिलना हुआ मुश्किल, पीओआर को भेजा केस ऑडिट के लिए, सेम उठाकर रिकॉर्ड को भेज दिया। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने एमएससीपी के लिए कार्रवाई करी अपने रिकॉर्ड के थ्रू। 2 बार शिकायत डाली सीपी ग्राम के थ्रू, लेकिन रिकॉर्ड ने, पीओआर ने उनको घुमा फिराकर जवाब दिया। और जवाब क्या दिया? लास्ट बेसिक पे में कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो आप पेंशन पा रहे हो वही आपको मिलेगी, यानी घुमा फिराकर जवाब दिया। अब दोस्तों, कई बार पीओआर रिकॉर्ड घुमा फिराकर जवाब देता है, तो इससे पेंशनर कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, क्या मुझे एमएससीपी मिलेगी? क्या मैं एसीपी लेने के लिए एलिजिबल हूं? मतलब घुमा फिराकर जवाब आता है, तो पेंशनर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एमएससीपी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे पेंशनर फिर हमसे जुड़ते हैं, फिर हम बताते हैं कि आपको एमएससीपी पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। अब कैसे कार्रवाई करनी है ये फिर हम बताते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक पेंशनर थे, इनका रैंक था ऑनरी नायब सूबेदार, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 26 साल, ये 2006 के बाद आए थे। तो इनको सिर्फ पेंशन मिल रही है ऑनरी नायब सूबेदार की, कितनी मिल रही है? 23,750, बल्कि नायब सूबेदार की मिलनी चाहिए इनको। दोस्तों, इनको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दे रहे, इनको एमएससीपी नहीं दे रहे, जैसा मैंने आपको बताया, घुमा फिराकर जवाब दिया है। तो दोस्तों, ये पेंशनर मेरे से जुड़े। अब मैंने इनको कार्रवाई बता दी कि आपको किस तरीके से कार्रवाई करनी है और कैसे एमएससीपी लेनी है। मैंने इनको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, छठे पे कमीशन के, एमएससीपी वाले, और एक फॉर्म भी भेजा। तो दोस्तों, अब इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, फिर इनको आगे एमएससीपी मिलेगी। तो दोस्तों, ये एलिजिबल हैं एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन के लिए। एमएससीपी नायब सूबेदार की इनको पेंशन मिलेगी और एरियर मिलेगा जब से ये रिटायर हुए। अगर ये 2007 से रिटायर हुए तो फिर दोस्तों 2007 से पूरा अब इनको एरियर मिलेगा। तो इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इनको मिलेगी पेंशन नायब सूबेदार की। इनको जो 23,750 मिल रही है वो नहीं मिलेगी, इनको 24,825 भी नहीं मिलेगी। इनकी 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, इनको मिलेगी ओआरओपी 1 और मिलेगी पेंशन 26,741 नायब सूबेदार की, वो इनकी पेंशन रहेगी। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। अगर कोर्ट के माध्यम से नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है तो डिपार्टमेंट रिकॉर्ड कार्रवाई करेगा। जैसा आपको पता है, अभी भारत सरकार ने इस पे कोई ऑर्डर नहीं निकाला नोशनल इंक्रीमेंट पे, लेकिन तब भी पेंशनर पूछ रहे हैं कि सर, अगर हमें नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाता है तो इसकी कार्रवाई कैसे होगी, कैसे हमें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? सबसे पहले तो आप रिटायर होने चाहिए जून में, तब आपको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये 2 चीजें आपको मिल पाएंगी, आपको जून में रिटायर होना पड़ेगा या फिर दिसंबर में रिटायर होने पड़ेगा, अगर आप जुलाई का इंक्रीमेंट चाहते हैं या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट चाहते हैं। अब दोस्तों, केस कैसे फॉरवर्ड होगा? केस आपका बनेगा डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर रिकॉर्ड के थ्रू। आपकी नई एलपीसी भी बनेगी, लास्ट पे सर्टिफिकेट भी बनेगा नए इंक्रीमेंट के हिसाब से। जो नया नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, नई बेसिक जो बनेगी, उसके हिसाब से आपकी एलपीसी बनेगी और वो डायरेक्ट फॉरवर्ड होगी रिकॉर्ड के थ्रू। तो दोस्तों, आपका पूरा केस बनाया जाएगा डिपार्टमेंट के थ्रू और रिकॉर्ड के थ्रू। फिर आपका एक नया कोरिजेंडम पीपीओ भी बनेगा। तो सारी कार्यवाही दोस्तों आपकी हो पाएगी और आपको इसका एरियर भी मिलेगा, यानी जब आपकी बेसिक कम थी उसके बाद आपकी नई बेसिक बनाई गई, तो पुराना जो एरियर है वो भी आपका बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कार्यवाही होगी। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा भारत सरकार के ऑर्डर का, जो डीओपीटी निकालेगी या फिर डीओपीपीडब्ल्यू निकालेगा डिपार्टमेंट। जैसे ही वो ऑर्डर निकालेगा वैसे ही आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाएगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। रिकॉर्ड ने लिखा लेटर पेंशनर को, बताया अगर एमएससीपी मिली है तो इसका मतलब अगली रैंक का फायदा मिला है, यानी नेक्स्ट
फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला है। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर ने डिमांड करी थी कि मेरे को एमएससीपी मिल गई, लेकिन मेरे कोरिजेंडम पीपीओ में एमएससीपी ग्रेड नहीं शो हुआ। ऐसा क्यों? इसके बारे में पीसीडीए ने, सीजीडीए ने कुछ बातें करी थी, कुछ मीटिंग भी आयोजित करी थी। तो दोस्तों पेंशनर को एक लेटर दिया, जैसा कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। तो दोस्तों इसके बारे में सीजीडीए से भी बात करी, सीजीडीए से भी इसके बारे में बात करी। तो उन्होंने बताया कि जो एमएससीपी मिलती है या फिर एसीपी मिलती है, ये एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है रैंक का, यानी आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट रैंक का आपको बेनिफिट मिलता है एमएससीपी में, एक ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। लेकिन इससे आपकी रैंक नहीं बदलती है, इससे आपकी रैंक में कोई चेंज नहीं आता। पीपीओ में आपकी इनिशियल रैंक वही रहती है। जैसे कोई सिपाही है तो इनिशियल रैंक उसकी वही रहेगी, भले ही उसे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल गया हो हवलदार का या फिर नायब सूबेदार का, लेकिन इनिशियल रैंक उसकी वही रहेगी। जैसे सिपाही एसीपी 1, जैसे सिपाही एसीपी 2, जैसे सिपाही एसीपी 3, इस तरीके से इनिशियल रैंक आपकी वही रहेगी और वही आपके पीपीओ में रिफ्लेक्ट करेगी, वही आपके पीपीओ में होगी, चाहे वो स्पर्श का पीपीओ चाहे कोई दूसरा पीपीओ। इसलिए आपके स्पर्श के पीपीओ में वही इनिशियल रैंक रहती है और एमएससीपी ग्रेड नहीं लिखा होता। ये इस लेटर ने क्लियर कर दिया। दोस्तों इसके बारे में सीजीडीए ने डिस्कस किया था कि इस तरीके से जो स्पर्श का पीपीओ है उसमें एमएससीपी ग्रेड नहीं होता। भले ही आप पेंशन अपग्रेडेशन रैंक की ले रहे हो, भले ही आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल रहा हो एमएससीपी लेने के बाद, लेकिन पीपीओ में सिर्फ आपकी जो रैंक रहेगी वो इनिशियल रैंक रहेगी। यानी जब आप रिटायर हुए तो उस टाइम जो आपका रैंक था वही मौजूद रहेगा, भले ही उसके बाद आप कितनी भी एमएससीपी लेकर आए हो। ये बता दिया। तो इसलिए रैंक चेंज नहीं होता, सिर्फ आपको अपग्रेड करा जाता है नेक्स्ट रैंक की पेंशन लेने के लिए। इसलिए पीपीओ में या फिर स्पर्श पीपीओ में एमएससीपी ग्रेड शामिल नहीं किया जाता। जैसा कि आप देखते भी हो, कई पेंशनर कहते हैं कि सर हमें एमएससीपी मिली, लेकिन जिस रैंक में हमें एमएससीपी मिली उसका रैंक मौजूद नहीं है स्पर्श के पीपीओ में। आप देखते होंगे कि आपका जो भी रैंक है वो इनिशियल रैंक है, यानी जब आप रिटायर हुए तो उसी टाइप का आपका रैंक होगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ओएसएल, ओवर स्टे लीव या फिर एब्सेंट विदाउट लीव या फिर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस जिनकी है या फिर जिन्होंने कैडर अनविलिंग किया है, दोस्तों उनके लिए मिल सकती है एमएससीपी, वो भी कोर्ट केस के जरिए या फिर गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर सुनिए, जिनका ओएसएल है, ओवर स्टे लीव, एब्सेंट विदाउट लीव है, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है या फिर कैडर अनविलिंग है, उनके लिए एमएससीपी मिल सकती है। मैं कैडर अनविलिंग की बात कर रहा हूं, मैं प्रमोशन अनविलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैडर अनविलिंग की बात कर रहा हूं, मैं ओवर स्टे लीव की बात कर रहा हूं, मैं एब्सेंट विदाउट लीव की बात कर रहा हूं, मैं नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की बात कर रहा हूं। इनके लिए एलिजिबल है एमएससीपी, वो भी कोर्ट केस के थ्रू। डायरेक्ट अगर आप रिकॉर्ड के थ्रू जाते हैं तो रिकॉर्ड आपको मना करेगा, वो बोलेगा हम नहीं देंगे। लेकिन अगर आप लेटरों के बेस पर जाते हैं, गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार, कोर्ट केस के जो जजमेंट है उसके अनुसार जाते हैं, तब आपको मिल पाएगी। हाँ, अगर आप प्रमोशन अनविलिंग करते हैं तो दोस्तों फिर आपको एमएससीपी नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों इस पर कोर्ट का भी जजमेंट है। तो दोस्तों कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी है अपील पेंशनर की। ऐसे कई केस हैं, अगर आपने प्रमोशन को अनविलिंग कर दिया, आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि हमें प्रमोशन चाहिए ही नहीं, तो फिर आप एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये है रूल। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ, लास्ट इंफॉर्मेशन, सीनियर अकाउंट ऑफिसर। जी हां दोस्तों, एक सीनियर अकाउंट ऑफिसर है स्पर्श के पीसीडीए के। इन्होंने एक लेटर लिखा है और वो लेटर लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल भारद्वाज जी को। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल भारद्वाज जी ये काफी सवाल जवाब पूछते रहते हैं स्पर्श से रिलेटेड, स्पर्श से, पीसीडीए से, पेंशनर के हित में। जो अभी स्पर्श में प्रॉब्लम चल रही है तो उसके सोल्यूशन के लिए ये काफी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं स्पर्श के साथ, पीसीडीए के साथ काफी बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों इन्होंने पहले भारद्वाज जी ने लेटर लिखा था स्पर्श पीसीडीए को कि जो ये दिक्कतें आ रही हैं स्पर्श पे, ये कब तक सुलझ पाएंगी, कब तक पेंशनर अपना डेटा अपडेट कर पाएंगे।
जो उनकी प्रोफाइल नहीं खुल रही, अपडेट नहीं हो रही, मतलब जो भी दिक्कतें आ रही है उसका सोल्यूशन कब तक हो पाएगा। तो दोस्तों इसी के रेफरेंस में सीनियर अकाउंट ऑफिसर ने इनको लेटर लिखा, जैसा कि मैं आपको साइड में भी दिखा रहा हूं। तो इन्होंने बताया कि स्पर्श वर्तमान में विकास की प्रक्रिया में अग्रसर है। इसका मतलब है, जो ये सीनियर अकाउंट ऑफिसर बता रहे हैं स्पर्श के, इन्होंने बताया कि जो स्पर्श है ये धीरे धीरे विकास कर रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, और स्पर्श की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि स्पर्श एक नया सिस्टम है, तो इसको बेहतर बनाना, विकास की तरफ आगे बढ़ाना, ये पहला कदम है, और जो भी समस्याएं आ रही हैं स्पर्श टीम इसको ठीक करने में लगी हुई है, ऐसा इनका कहना है। फिर क्या बताया, स्पर्श अपनी क्षमता के अनुसार पेंशनर के उपलब्ध डाटा को प्रति कार्य कर रहा है। फिर उन्होंने बताया कि स्पर्श अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी उसमें क्षमता है, जितने वहां पर कर्मचारी बैठे हैं या फिर जो अंदर अधिकारी बैठे हैं, वो काफी हेल्प कर रहे हैं पेंशनर की, और अपनी क्षमता के अनुसार जो भी डाटा है पेंशनर का उसको देखा जा रहा है कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो और उसमें सुधार आए। फिर क्या लिखा है, जो पेंशनर्स डेटा या प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पा रहे, यानी जिनको दिक्कत आ रही है पेंशनर को स्पर्श को चलाने में, या फिर वो प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पा रहे, या फिर कोई और दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए पेंशनर ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से या तो शिकायत डाल सकते हैं जिस चीज की उन्हें प्रॉब्लम है, या फिर ग्रीवांस भी डाल सकते हैं, और उसके बेस पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर स्पर्श की टीम उसे देखेगी, समझेगी और फिर उसका सॉल्यूशन कर पाएगी। तो ऐसा सीनियर अकाउंट ऑफिसर ने बताया। तो दोस्तों आप इनकी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने रखी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां, नई नई जानकारियां मैं आपको देता रहता हूं समय समय पर आपके वेलफेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों तमाम जानकारियां पाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। तो दोस्तों यही मैं खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच।